दोस्तों आज हमारे बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और एक तरह से देखें तो पैनिक क्रिएट हुआ है। गिरावट भले 600 पॉइंट की हो लेकिन लोगों के मन में डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है। अब इसके पीछे जो रीजन है उसको भी डिस्कस करेंगे, आखिर बाजार क्यों गिरा और ये गिरावट क्या और भी आगे जाने वाली है या फिर यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्या इस समय में गिरावट का फायदा उठा के कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से सेक्टर में करना चाहिए और कौन से सेक्टर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की बाजार की क्या रणनीति रह सकती है, क्या लॉन्ग टर्म के नज़रिया है, सारी बातों को समझेंगे। और यहाँ पे LIC को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो 61,067 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने आज 635 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.03% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। वैसे कल भी गिरावट हुई थी लेकिन कल बाजार संभल गया था, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,199 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 186 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.01% गिरा निफ्टी 50। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो बड़ी गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप 100 में थी, करीब 2.24% की बड़ी गिरावट। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके बाद में जो गिरावट है वो मिड कैप में थी, यानी निफ्टी के ऊपर के जो लेवल के जितने इंडेक्स हैं उनमें तो थोड़ी गिरावट कम है, लेकिन स्मॉल कैप की पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है। और आप ये समझ सकते हो कि इंडिया VX 12.94 पे आ चुका है, जो एक तरह से बहुत बड़ा वीक सिग्नल बता रहा है। इसके अलावा जो गिरावट की बात करें तो आज निफ्टी बैंक में हमें 1.71% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो भी गिरा 1.43%। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हमें 1.55% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी FMCG सेक्टर भी गिरा, लेकिन गिरावट 1% से कम थी, यानी 0.90% की गिरावट थी। एक सेक्टर जिसने आज कमाल किया वो है निफ्टी IT, जो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बता चुका है गिरावट के माहौल में, करीब 0.53% की तेज़ी, यानी लगभग आधा % की तेज़ी निफ्टी IT में। निफ्टी मीडिया की बात करें तो ज़बरदस्त पिटाई हुई है, 3.03% गिरा निफ्टी मीडिया और ये लूज़र बना है पूरे इंडेक्स में। इसके अलावा निफ्टी मेटल की बात करें, यहाँ पर भी हमने 2.32% की गिरावट देखी है, लेकिन निफ्टी फार्मा में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे वजह है कोरोना की लहर। जिस तरह से कोरोना की आहट आने लग गया तो फार्मा सेक्टर दौड़ने लगा, 2.39% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी PSU बैंक भी ज़बरदस्त पिटाई हुई, 2.85% की ज़बरदस्त गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1.88% की गिरावट। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी में 1.62% की गिरावट। तो लगभग देख सकते हो सभी इंडेक्स में आज गिरावट हुई है, सिर्फ 2 इंडेक्स दौड़े और वो है IT और फार्मा, और फार्मा ने तो आज कमाल ही कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है की तरफ से जो बयान दिया गया। उनका कहना है कि जिस तरह से चीन में कोविड विस्फोट हुआ है उसके बाद में देश में अब फिर से मास्क पहनने चाहिए लोगों को। जहाँ पे भी गैदरिंग होती है, अगर किसी क्राउड वाली जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको मास्क पहन लेना चाहिए और कोविड के जो नियम बने उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। और इसने एक माहौल पूरा था वो निगेटिव बना दिया एक तरह से देखें तो। उसकी वजह से यहाँ पे फिर आज बाजार ने गिरना शुरू कर दिया कि क्या फिर से चाइना में जिस तरह से हालत ख़राब हो गई, क्या इंडिया में भी वैसे ही होने वाला है, और उसने पूरे के पूरे सेंटीमेंट बाजार के बिगाड़ दिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंसेक्स ने जो अपनी ऑल टाइम हाई बनाई दिसंबर, उसके बाद में 2500 पॉइंट की बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, यानी 2500 पॉइंट की गिरावट ऊपर के लेवल से हो चुकी है। निफ्टी की बात करें तो 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 12 लाख करोड़ का बड़ा लॉस हो चुका है जो भी इन्वेस्टर है उनको। अब इस गिरावट की शुरुआत तो अमेरिका से हुई, जहाँ पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लगातार वहाँ पे ब्याज दरों में इजाफा किया जा रहा है और निवेशकों को ऐसा लग रहा है, आशंका है कि अमेरिका में भारी मंदी आ सकती है। और जेरोम पावेल ने इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कड़े रुख अपनाए हैं और इसकी वजह से देखें तो आने वाले समय और ब्याज में वृद्धि होगी और उसकी वजह से बाजार के सेंटीमेंट और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ देखें तो अभी बैंक ऑफ जापान ने भी यहाँ पे ब्याज दरों को बढ़ा दिया है और उस हिसाब से देखें तो एक तरह से वहाँ से भी सेंटीमेंट बिगड़ने शुरू हो गए कि जापान में भी क्या आने वाले समय में मंदी का दौर जारी होगा। तो एक तरह से देखें तो धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से मंदी का साया छाने लगा है, पहले से ही ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे में जो लग रहा है कि आने वाले समय में इसका इफेक्ट क्या बाजार इंडिया के देखने को भी मिलेगा, लेकिन वैसी संभावना इंडिया के लिए थोड़ी सी कम है फिलहाल। फिर भी एक्सपर्ट का जो मानना है बाजार को लेकर कि जो बाजार का जो स्तर है वो 17,000 के आसपास जा सकता है, यानी अभी इसमें गिरावट हो सकता है और वहाँ पर जाके स्थिर हो सकता है। आज इस गिरावट की वजह FI भी बने। FI ने आज बाजार में बिकवाली की। आप देख सकते हो आज FI ने 4,737 करोड़ रुपये की खरीदारी की, लेकिन सामने उन्होंने 5,856 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आई है वो 1,190 करोड़ रुपये की है। तो 1100 करोड़ के आस का आज माल बेचा है FI ने, लेकिन बाजार को संभाला हमारे DI ने। आप देख सकते हो 6,494 रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की, सामने 4,737 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,757 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो अगर इतनी बड़ी खरीदारी अगर
आज DI ने नहीं की होती तो हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती, कोहराम चाह सकता था। यानी गिरावट जो होती थी वो और भी बड़ी हो सकती है, 1200-1300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, लेकिन DI ने बाजार को संभाला, उन्होंने खरीदारी की है। अब बाजार के लिए एक और मुसीबत बड़ी बात यह है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो लगातार फिर से वीक होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो 1 दिसंबर को इस महीने की शुरुआत में 81.16 के आसपास जो थी इसकी प्राइस, वो अभी 82.84 के आसपास पहुंच गई, यानी फिर से 83 के आसपास जाने की जो है संभावना बनने लगी। और इसी वजह से जो रुपए की पिटाई हो रही है वो भी बाजार के सेंटीमेंट को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही है। अब इसके बीच में बाजार को लेकर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जो बयान दिया है, जो हमारा बैंकों का GNPA है वो पिछले 6 साल की तुलना में सबसे कम हो गया है, यानी 5.9% के आसपास आ गया है। यानी इसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी बैंकों की सेहत में सुधार हुआ है, जो GNPA है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक तरह से देखें तो जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी यही कहा था कि बैंकों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। और एक तरह से देखें तो बैंकों की जो फिलहाल सेहत है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रही है, और जिस तरह से उनके जो फाइनेंशियल सेहत सुधर रही है उस हिसाब से बैंकों में आने वाले समय तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो इस समय आपको बैंकिंग शेयरों में दाव लगाना चाहिए, अच्छे वाले बैंकिंग शेयरों में निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों में तेजी की रफ्तार बढ़ेगी, आपकी जो कमाई की रफ्तार भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपको इस समय बैंकिंग शेयरों में दाव लगाना चाहिए, जिसमें अगर आप देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक हो या फिर यस बैंक, ये छोटे स्टॉक है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं, लेकिन रिस्की भी है। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश के बारे में सोचें जो फंडामेंटली मजबूत भी हो, तो इसमें आपको SBI और ICICI बैंक के बारे में सोचना चाहिए, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब LIC की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ था जबरदस्त, लेकिन आज बाजार में जिस तरह से बड़ी गिरावट हुई उसका इफेक्ट LIC के शेयर पे भी हमें देखने को मिला, और LIC के शेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हुई, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था। लगभग 20% की जबरदस्त तेजी के बाद आज हमें 5.41% की गिरावट देखने को मिली, यानी 699 के आसपास LIC का स्टॉक आ गया। एक तो सरकार ने अपनी तरफ से जो निर्णय लिया है कि LIC के प्रमुख जो हेड है उसको प्राइवेट सेक्टर से किसी को अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। एक तरह से LIC का कंट्रोल किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में सौंपा जा सकता है, जो अच्छे से इसको आगे मैनेज कर पाए। दूसरी तरफ है तो देखें तो इसमें बहुत सारी LIC है जो अपने कई जगह पर हिस्सेदारी बढ़ा रही है लगातार। इसमें आप देख सकते हो कि उनकी जो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म में उनकी हिस्सेदारी है वो 5% से बढ़ाकर उन्होंने 7.3% की है। HDFC बैंक में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि जो LIC का मार्केट कैप है वो भी 4.72 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है। ये सारी बातें जो LIC में इस समय निवेश का मौका तलाश सकते हैं आप, और मुझे लग रहा है कि इस समय जो माहौल बना उस हिसाब से LIC आगे दौड़ सकता है। स्टॉक तो काफ़ी नीचे मिल रहा है, अपनी IPO प्राइस से दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो बाजार को लेकर ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि आने वाले समय में यानी 2023 के अंत तक, यानी एक साल में निफ्टी इस लेवल से 14% बढ़ सकता है, यानी एक तरह से काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मिलने को बाजार को, यानी 20,922 के स्तर पे पहुंच सकता है हमारा निफ्टी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भले ही यूक्रेन का युद्ध शुरू हो या इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का अभी तक एक तरह से रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो इंडिया के बाजार में निवेश और आ सकता है। तो ऐसे में आपको भी इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय आपको बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा एक और सेक्टर है जो बहुत ही शानदार लग रहा है, वो है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं, और ऐसे सेक्टर में निवेश अगर करते हो तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें आप इस समय टाटा पावर में निवेश कर सकते हैं। टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू में मिल रहा है। पिछले एक साल से करेक्शन के दौर में जल्दी यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।